Hello students, welcome to e-learning academy. So students, you are watching e-learning academy. As you know, चैप्टर नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा चैप्टर नंबर ओके। तो देखो इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट मैं रिवीजन कराऊंगा, इस चैप्टर का कंप्लीट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो नोट्स आप लोग को दिख रहा है, ये नोट्स एक स्टूडेंट का है जो कि ऑफलाइन लेक्चर में मैंने ये नोट्स लिखाया हुआ है, ठीक है। वही नोट्स मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए हुए हैं, ओके। तो देखो बेसिकली जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7 उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। बेसिकली फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन एंड सेकंड पार्ट है यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र। तो दो पार्ट यहाँ पे क्लासिफाइड है, जिसको हम लोग को दोनों भी पार्ट यहाँ पे स्टडी करना है, ओके। जिसमें फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग बात करोगे थर्मल एक्सपांशन नाम है। थर्मल एक्सपांशन में हम लोग को देखना है कि लीनियर एक्सपांशन किस टाइप से होता है, एरियल किस टाइप से होता है, वॉल्यूम कैसे होता है, ओके। अगर मैं लीनियर की बात करता हूँ तो लीनियर इज नथिंग बट द लेंथ वाइज, ओके। और एरियल की बात करता हूँ तो एरिया वाइज एंड थर्ड वन वॉल्यूम वाइज। तो यहाँ पे तीनों का एक्सपांशन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर में भी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल 3 मोड ऑफ ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो टोटल ये 3 ट्रांसफर के भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किस टाइप से यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हीट ट्रांसफर, ओके। हीट ट्रांसफर थोड़ा सा ईजी रहता है, ओके। अगर नहीं भी इसको स्टडी पहले करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कभी भी ऑफलाइन जब भी लेक्चर लेता हूँ तो मैं हमेशा हीट ट्रांसफर को पहले कराता हूँ, ओके। तो चलो देखते हैं हीट ट्रांसफर किस टाइप से यहाँ पे स्टडी होता है, ओके। तो हीट ट्रांसफर का आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हीट ट्रांसफर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हीट ट्रांसफर का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो कैसा है, वो मैं खुद का डेफिनेशन है वो शॉर्ट में मैंने लिखा दिया, ओके। अगर आप लोग को प्रॉपर में फिर से डेफिनेशन चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप टेक्स्ट बुक भी रिफर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर भी मैं यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, हीट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हीट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 3 डिफरेंट वेज बाय कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ओके। तो 3 वेज से हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपको पता भी होगा, ओके। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक का यहाँ पे स्क्रीन आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये रहा टेक्स्ट बुक का, ओके। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन तो यहाँ लिखा नहीं है लग रहा है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखोगे तो कुछ उसी टाइप से डेफिनेशन, हिट में भी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके। तो जस्ट वही डेफिनेशन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अभी बात करते हो सेम। तो आप लोग फिर से आगे हम लोग मेन स्क्रीन पे आ गया, ओके। ध्यान से देखेंगे, देखो कंडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्शन किस टाइप से होता है, कंडक्शन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, वन हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। विदाउट मूविंग एनी पार्टिकल, विदाउट मूविंग एंड पार्टिकल। तो ये डेफिनेशन है किसके लिए, कंडक्शन के लिए, ओके। ये डेफिनेशन है कंडक्शन के लिए। अगर ये डेफिनेशन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में भी यहीं पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक आप लोग स्क्रीन पे दिखा देता हूँ डेफिनेशन किस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आप लोग स्क्रीन पे। कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ सॉलिड बॉडी विदाउट एनी नेट बॉडीली मूवमेंट, ठीक है। तो बॉडी का मूवमेंट हुए बिना, बॉडी का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल रहता है उसका मूवमेंट हुए बिना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग को मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो करके हुए दिखा हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कैसे होता है यहाँ पे ध्यान से देखना, किस टाइप से यहाँ पे वर्क होता है आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। किस टाइप से यहाँ पे वर्क होता है आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कभी भी अगर हीट का ट्रांसफर होगा तो हमेशा एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तो होता है, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, ये वाला सरफेस दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर मैंने कंसिडर किया, सेकंड टेम्परेचर यहाँ पे है, ठीक है। टेम्परेचर सेकंड यहाँ पे। तो कैसे मान देखो, ये इसका नीचे जाने का ये मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हॉट एंड है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे क्या है कोल्ड एंड है मतलब टेम्परेचर कम रहेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो आप लोग दिख रहे हो, यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, हीट का ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, हीट का ट्रांसफर कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो होगा क्या, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे धीरे धीरे पहले एक पार्टिकल क्या करेगा, हीट इंक्रीज करेगा मतलब टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा वो सेकंड पार्टिकल को, फिर सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, इस टाइप से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर कराएंगे वो लोग थ्रू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा कि नहीं, पार्टिकल मूव करेगा कि नहीं, क्या होगा, ये वाइब्रेशन के थ्रू लोग क्या करने वाले, वाइब्रेशन के थ्रू लोग क्या करने वाले, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, वाइब्रेशन के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा अगर
यहाँ पे जो टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर, अगर ये दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 10, तो यहाँ पे कितना है, अगर मैं टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा लाऊंगा, ठीक है ध्यान सुनना, अगर मैं टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा लाऊंगा तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा कि हीट भी उतना ही ज़्यादा मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। टेम्परेचर का डिफरेंस कब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस कब ज़्यादा होगा, जब इसका टेम्परेचर 100 हो, है ना, इसका टेम्परेचर अगर 100 है और इसका टेम्परेचर कितना होगा, समझ लो इसका टेम्परेचर अभी भी 10 है, तो डिफरेंस कितना होगा 90। जैसे ही टेम्परेचर 90 हो गया, इसका मीनिंग क्या है कि हीट भी बढ़ जाएगा, वहाँ पे हीट ज़्यादा देना पड़ेगा ना, वहाँ पे हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे किस टाइप से मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, देखो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो हीट भी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एक्स क्या होता है, ये डिस्टेंस है ना, ये थिकनेस, एक्स क्या होता है थिकनेस। अगर थिकनेस बढ़ाओगे, है ना, अगर थिकनेस हम लोग इंक्रीज करेंगे, अगर थिकनेस हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर ज़्यादा देना पड़ेगा ना, सॉरी हीट ट्रांसफर कम लगेगा। अगर थिकनेस हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, अगर थिकनेस हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है यहाँ पे, हीट का ट्रांसफर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हीट अगर मैं कम करता हूँ, हीट अगर कम करता हूँ तो थिकनेस कम ही थिकनेस पे वो फ्लो कर पाएगा, कम ही थिकनेस पे फ्लो कर पाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ मटेरियल। और क्या बोल सकता हूँ, अगर देखो मैं एरिया इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूँ तो हीट का ट्रांसफर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की, ठीक है। अगर मैं एरिया, देखो एरिया पहले इतना छोटा, अभी मैं एरिया बढ़ा दिया, अगर एरिया बढ़ा तो हीट का ट्रांसफर भी बढ़ेगा ना, तो इसका मीनिंग क्या है, हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया। एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज नथिंग बट द लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, ये तो पता ही आप लोग को। अब देखो जितने भी मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखे थे, सभी 3 इक्वेशंस को मैंने क्या किया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्या मालूम पड़ रहा है मुझे, देखो क्यू को पहले एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर टेम्परेचर डिफरेंस, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स से। एक्स क्या है यहाँ पे, थिकनेस। ओके, कई लोगों को आप लोगों में से डाउट होगा कि सर स्मॉल टी क्या है, तो स्मॉल टी इज नथिंग बट द टाइम, स्मॉल टी इज नथिंग बट द टाइम। देखो जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको सर्टेन टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टाइम। ओके, और क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हीट का ट्रांसफर ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा, हीट का अमाउंट ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ट्रांसफर करने के लिए। ओके, करेक्ट है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे मैथ्स के टर्म में यहाँ पे हम लोग ने लिखा इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव कर दिया, रिमूव करके यहाँ पे इक्वल आया और के का मल्टीप्लिकेशन। के इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ, जो भी हीट का ट्रांसफर हुआ, जो भी स्टेटमेंट था हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट किसका ट्रांसफर किया, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time, okay, and inversely proportional to the distance between hot end and cold end, okay। तो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर देखो इसी को मैंने यहाँ पे, इसी को देखो फिर से यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा है, वही डिफरेंशियल जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, वही डिफरेंशियल फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है और क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला टर्म में फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर आप लोग आगे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा आप लोग को कि यहाँ पे देखो मैंने साथ ही साथ में इसका यूनिट भी प्रोवाइड किया है। यूनिट भी आप लोग को बताया, कैसे यूनिट बताया, देखो कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ क्यू और एक्स है ना, जो डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्यू इंटू एक्स हो गया। और उसके बाद क्या किया हुआ मैंने, ए इंटू डेल्टा टी और टी को यहाँ पे ले जाकर डिवाइड किया, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, इससे मेजरीज मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया इसका यूनिट, इसका मैंने यूनिट फाइंड आउट कर लिया, है ना। अभी आई होप किसी को डाउट नहीं रहा होगा कि यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर सभी लोग पढ़ते हैं अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, पूरा फेस वाला वीडियो है, बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन किया वो देख सकते हो आप लोग। अदरवाइज आप लोग यहीं पर भी समझ सकते हो। देखो क्यू का यूनिट क्या होता है, जूल, पता है आप लोग क्यू का यूनिट जूल होता है। एक्स क्या है, यूनिट मीटर, जूल मीटर हो गया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। टेम्परेचर कितना भी देखो, टेम्परेचर कोई भी डिग्री सेल्सियस या फिर कैल्विन। और टी का यूनिट टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। ओके, मीटर स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल, तो बचा हुआ ये मिलेगा, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। ओके, केल्विन के प्लेस में डिग्री सेल्सियस भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर देखो आप लोग में से कई लोग को ये भी पता होगा कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत ईजी है, डायमेंशन हम लोग बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, देखो डायमेंशन तो मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा नहीं, फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा स्क्रीन पूरा वीडियो लेक्चर मेरा, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हो, वहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली इसका डायमेंशन बोलता हूँ। के का डायमेंशन का यहाँ पे L to the power 1, M to the power 1, T to the power -3 एंड K to the power -1, वेयर K स्टैंड्स फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। K स्टैंड्स फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है थर्मल कंडक्टिविटी? नहीं, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। तो फिर क्या है ये? केल्विन। किसका यूनिट है? टेम्परेचर। किसका यूनिट है? टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे Q का दैट मीन्स हीट जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, हीट का यहाँ पे यूनिट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है प्रॉपर फॉर्म में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूनिट और डायमेंशन भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करते हो ना, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं बहुत ही
ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं कौन सा फॉर्मूले की, हीट रेट की, है ना, हीट पर यूनिट टाइम या फिर हीट रेट बोल सकते हैं हम लोग। तो हीट और रेट, हीट रेट क्या होता है, टाइम को यहाँ से डिवाइड कर दो, हीट रेट बन गया भाई, ये फॉर्मूला है हीट रेट का। ओके, और इट इज़ नथिंग बट द हीट पर यूनिट टाइम, इट इज़ नथिंग बट द हीट पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँगा ना, यहाँ पे आप लोग देखो सिर्फ इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से यार, देखो के अपॉन के इंटू ए जो था ना, के इंटू ए था, उसको मैंने यहाँ पे लाया और यहाँ पे डिवाइड किया। देखो ध्यान से, है ना, इसको यहाँ पे लाके ऐसे डिवाइड किया, देखो स्क्रीन पे ये ऊपर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर मैंने उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख के दिखाया आप लोगों को, है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लिख के दिखाया ना, एक्स अपॉन के, वेर एक्स अपॉन के को हम लोग एक वर्ड, एक नाम से प्रोनाउंस करते हैं। उस नाम क्या है भाई, थर्मल रेजिस्टेंस, denoted as RTH, R suffix of TH, that is a thermal resistance। थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स अपॉन के, उसका फॉर्मूले के थ्रू मैंने यूनिट फाइंड आउट किया। यूनिट कैसे मिला यहाँ पे, यूनिट देखो, अगर यूनिट की बात करते हैं ना हम लोग ने, यूनिट जैसे देखो यूनिट सब कुछ लिखा हुआ है यार, एक्स का यूनिट मीटर प्रोवाइड किया, केल्विन का यूनिट, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड किया, एरिया का यूनिट प्रोवाइड किया, सब कैंसिल आउट किया और लास्ट में ये यूनिट हम लोग को मिल जाएगा। ये किसका यूनिट की हम लोग बात किया यहाँ पे, थर्मल रेजिस्टेंस की। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन कहाँ पे किस टाइप से होने वाला है, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे देखने वाले हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन का है कुकिंग यूटेंसिल्स। फर्स्ट एप्लीकेशन का कुकिंग यूटेंसिल्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ द मेटल्स बट आर प्रोवाइडेड विद द हैंडल्स विद द बैड कंडक्टर, है ना। आप लोग को पता होगा कुकिंग यूटेंसिल जो कुकर बनता है ना, जो कुकर वगैरह, कुकर का सबसे बेस्ट एग्जांपल, कुकर जो बनता है वहाँ पे देखो उसका हैंडल ब्लैक कलर का, ब्लैकिश टाइप में जो कुकर बनता है यहाँ पे, उसका जो हैंडल रहता है, ये वाला हैंडल ब्लैकिश टाइप का रहता है ना। जिस क्यों वहाँ पे लगाते हैं, शो के लिए नहीं भाई, शो के लिए नहीं लगाते, क्यों लगाते हैं हम लोग वहाँ पे, बिकॉज ऑफ उसका हीट का ट्रांसफर हाथ में नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना अभी कुकिंग हम लोग किया, अभी वो पूरा ठंडा हो जाएगा तभी उसको निकालेंगे तभी खाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे क्या कौन सा थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं वुड, एबोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है थिक वॉल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ कोल्ड स्टोरेज रूम्स एंड ब्रिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, देखो कोल्ड स्टोरेज रूम जिसमें एप्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जितने भी कुछ होते हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने मार्केट में देखा रहेगा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि काफ़ी टाइम बाद भी वो हम लोग को वहाँ पे प्रॉपर में मिलता रहता है। ओके, अगर उसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो जो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो वो कभी भी आप लोग अवेलेबल करा सकते हैं। तो क्या हुआ, हमेशा पेड़ से निकलता है नहीं, तो क्या करते हैं उसको हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं जिसमें उसको रखते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर उसका मिनिमाइज़ करके रखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर उतना वहाँ पे ना सस्टेन करना ईजी नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पूरा वॉल्स को इसलिए इतना प्रॉपर और थिक वॉल बनाते हैं ताकि वहाँ से हीट का ट्रांसफर ना हो पाए या फिर बाहर का हीट इनसाइड ना आ पाए। ओके, जब बाहर का हीट इनसाइड नहीं आएगा तो वो जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी कुछ रहेंगे हमारे स्टोरेज वो सब खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन है टू प्रिवेंट द आइस फ्रॉम द मेल्टिंग, इट इज़ रैप्ड गनी बैग। ओके, देखो अगर आप लोगों ने आइस क्यूब देखा रहेगा ना, आइस क्यूब जो रहते हैं, आइस क्यूब कुछ इस टाइप से आइस क्यूब जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, गोनी, देखो ना गोनी वर्ड आप लोगों ने सुना रहेगा, उसमें पूरा आउटसाइड से पूरा पैक करके लेके जाते रहते हैं लोग। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि कोई देख ना ले, नहीं, क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि उससे हीट का ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होता है और थोड़े टाइम तक उसको हम लोग सस्टेन करके रख सकते हैं, है ना। अभी पूरा ब्रेकडाउन नहीं कर सकते बट फिर भी कुछ हद तक उसको हम लोग रोक सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या, इसका एक बहुत ही ख़राब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है पहले मैं रीड करके बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट वाटर poured in a glass beaker, the inner surface of the glass expands in heating. Since the glass is bad conductor of heat, the heat from inside does not reach the outside surface quickly. Hence, the outer surface does not expand, thereby causing a crack in the glass. Okay, तो जो बीकर होता है जो ग्लास से बन रहता है, ग्लास का जो इनसाइड सरफेस होता है ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, जो ग्लास का देखो, जो ग्लास का इनसाइड जो सरफेस है, जैसे यहाँ पे वाटर पोर करेगा तो इसका जो इनसाइड सरफेस है ना उसको फटाक से आउटसाइड सरफेस के साथ में ना स्टेबल नहीं हो पाता है या फिर इक्वलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे फटाक से क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका रीज़न है। कन्वेक्शन, हम लोग सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करेंगे, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन देखो, कन्वेक्शन बहुत ईजी है। जैसे आप लोग कप ऑफ टी ले लो, कप ऑफ टी को जब हम रखेंगे कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, नहीं, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हुआ कैसे होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो कप ऑफ टी रहता है ना उसके जो सरफेस पे क्या रहेगा, वाटर, नहीं, सरफेस पे क्या रहेगा, टी।
टी के देखो टी के सरफेस से क्या होता है, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, कभी ध्यान से देखना हीट का ट्रांसफर होते रहेगा। फिर क्या होगा देखो, ऐसा तो नहीं है ना बीच में से हीट निकल के जा रहा है, नहीं, सरफेस से हीट निकलता है ना। अगर आप लोग इसको टच करोगे इसके आउटसाइड में तो यहाँ पे भी हीट रिमूव होते रहेगा, आप लोग फील कर सकते हैं ना, देख नहीं सकते। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि कभी भी अगर हीट का ट्रांसफर सरफेस से हो रहा है, कभी भी हीट का ट्रांसफर सरफेस से हो रहा है तो उस टाइप के हीट का ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी आप लोग रीड कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आगे मूव करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का दो एप्लीकेशन है बेसिकली जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में प्रोवाइडेड है। फर्स्ट है यहाँ पे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम, सेकंड है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स, है ना। देखो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक रूम है मेरे पास, रूम से देखो अगर समर सीजन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, समर सीजन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसी लगा देंगे, है ना। एसी लगा देंगे तो एसी का क्या, एसी ओपन रखेंगे रूम, नहीं भाई, एसी के लिए हम लोग को पूरा पैक करना पड़ता है। ओके, अगर पूरा रूम पैक करेंगे तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर जाएगा नहीं बाहर। उसके लिए क्या करेंगे, पूरा वॉल कौन सा लगाएंगे, और वॉल कैसा रहेगा, पूरा वॉल वगैरह ये सब कैसा रहेगा, जिसका लो थर्मल कंडक्टिविटी हो, है ना। और ब्रिक्स वगैरह उसका कैसा रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, तो हीट का ट्रांसफर लोग जल्दी होने नहीं देता। ओके, अब कूलिंग में भी सेम कंडीशन, जब हम लोग को विंटर सीजन में जब हम लोग गर्मी चाहिए रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे गीज़र वगैरह लगा के रखते हैं यहाँ पे, है ना। जब भी हम लोग गर्मी चाहिए रहता है हम लोग क्या करते हैं, हीटर लगा देते हैं, है ना। हीटर टाइप में, गीज़र तो जस्ट पानी के लिए यूज़ करते हैं, तो हीटर यहाँ पे लगाते हैं, हीटर लगाते हैं ताकि उसका भी हीट का ट्रांसफर ना हो। तो फिर से अगर हम लोग क्या चाहिए, वॉल चाहिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। ओके, सेकंड जो एप्लीकेशन है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसा होता है, सिर्फ थोड़ा समझ लेंगे, आप लोग टेक्स्ट बुक से रीड भी कर सकते हैं। देखो ट्रांसफार्मर अगर स्टडी करना चाहेंगे ना तो सबसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो एक मेरे पास ना एक इस टाइप से ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के आउटसाइड में क्या है, ऑयल फील है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑयल फील है, ऑयल फील होने के बाद यहाँ पे आउटसाइड में समझ लो एक और यहाँ पे कवरिंग है जो कि क्या फील है, वाटर फील है। तो वाटर जब फील होगा तो यहाँ पे कैसा होगा, देखो उसके अंदर कॉइलिंग होगा, तो कॉइलिंग क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करेगा। हीट जैसी वहाँ से एक्स्ट्रा हीट होगा वो क्या करेगा, अपने हीट को अपने सरफेस के थ्रू किसको देगा, ऑयल को। ऑयल क्या रहता है, एक बहुत ही अच्छा कैपेसिटी वाला हीट कंडक्शन मटेरियल है, तो क्या करेगा, अपने हीट को वाटर को देगा, वाटर क्या करेगा, उस हीट को आउटसाइड एयर में दे देगा। तो इस टाइप से हीट का ट्रांसफर करेंगे और कन्वेक्शन का यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे। ओके, कन्वेक्शन के दो टाइप्स के यहाँ पे देखो, दो फॉर्म में कन्वेक्शन होने के लिए। फर्स्ट का नाम है फ्री कन्वेक्शन, सेकंड का नाम है फोर्स कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, जो एकदम कॉस्टली नहीं रहेगा, फ्री रहेगा, वो फ्री कन्वेक्शन है। नहीं, कौन सा फ्री कनेक्शन होता है, कौन सा फ्री कनेक्शन होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो अगर मैं फ्री कनेक्शन की बात करता हूँ तो फ्री कनेक्शन क्या होता है, व्हेन हॉट बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद द एयर अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन लाइक एयर अराउंड द फायरवुड, द एयर रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्री कनेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखो बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग क्या करेंगे, फटाक से हम लोग क्या करेंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, एयर आएगा, है ना। आउटसाइड से एयर आया, उसने हम लोग को हवा दिया और हम लोग वहाँ पे क्या हो गया, ठंडा हो गया भाई, है ना। तो ये जो हम लोग को कन्वेक्शन मिला, जो हम लोग की बॉडी को एयर आएगा और क्या करेगा, अपने बॉडी को आके टच करेगा। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर बॉडी है, एयर यहाँ से आया, बॉडी को टच किया, फिर यहाँ से रिमूव हो गया, फिर बॉडी को टच किया, ऐसे रिमूव हो गया, फिर बॉडी को टच किया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो क्या कर रहा है, यहाँ से जितने भी बॉडी को टच कर रहा है, जितने भी दूर का, उतने दूर तक का क्या कर रहा है, हीट को कैच कर रहा है और कैच करके लेके चले जा रहा है। तो इस टाइप से हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्री कन्वेक्शन में। फोर्स कन्वेक्शन में कैसा होता है, जैसे समझ लो हम लोग को बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड का एयर नहीं लेने के बजाय हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, फैन का। तो फैन का अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को फिर से कन्वेक्शन तो हो रहा है ना। जैसे फैन यहाँ पे फैन स्टार्ट होगा तो फैन क्या करेगा, पूरे बॉडी के ऊपर एयर देगा, फिर एयर रिमूव होगा, फिर देगा, एयर रिमूव होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कन्वेक्शन। एग्जाम्पल देखो, एयर कंडीशन, हीट रेडिएशन इन द आईसी इंजन, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। ओके, रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन का यहाँ पे देखो, रेडिएशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड एज ए रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन यहाँ पे जो हम लोग रेडिएशन, जिस रेडिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं उस नाम का, उसका एक्चुअल नाम होता है थर्मल रेडिएशन। जिसमें देखो अगर आप लोगों ने कुकिंग वगैरह किए रहोगे ना, तो यूटेंसिल के आउटसाइड में जो हम लोग डायरेक्ट टच नहीं करते, बट दूर से अपने को मालूम पड़ जाता है कि उसके अंदर हीट क्या हो रहा है, वो कैसा गर्म है। कैसा मालूम पड़ रहा है गर्म है, बिकॉज ऑफ उसके आउटसाइड में रेडिएशन होता है, ठीक है। उसी रेडिएशन को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, किस एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ हीट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड सराउंडिंग। ध्यान से देखेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहेगा, बट फिर भी यहाँ पे देख लेंगे। देखो टेम्परेचर जब टाइम के साथ में चेंज होता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन अ टेम्परेचर। T1 वेयर T1 स्टैंड्स फॉर
टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, T0 स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव हो गया और इक्वल टू आ गया। जैसे इक्वल टू आया तो यहाँ पे उसके साथ कौन आने वाला है, कांस्टेंट। कौन आएगा, कांस्टेंट। वेयर C स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट, C यहाँ पे क्या कांस्टेंट है और C यहाँ पे यूज़ करना मैंडेटरी है। ओके, तो सी आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एग्जांपल आप लोग कैसे समझोगे। हाँ, इसका जो एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली उसके लिए टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम यूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे से वो समझ लें। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन, ओके, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर वे में बता सकूँ कि मैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्म किस टाइप में बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो डायग्राम है ना, मैं साथ ही साथ एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कैलोरीमेट्री वाला, ये रहा डायग्राम। ओके, तो इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। ओके, देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आउट साइड और इधर ले लेता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइड में यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये आउटसाइड में क्या हुआ है, इंसुलेटेड किया हुआ है, ठीक है। इंसुलेशन कैसा क्या हुआ है, एक मैंने कुछ ऐसा बिगर टाइम में जो वुड का बना हुआ है वो मैंने लिया हुआ है और उसको आउटसाइड से इंसुलेट किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटिंग जैकेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनसाइड में क्या फील है, वाटर फील है। कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। तो जो हॉट वाटर इनसाइड फील रहेगा, हॉट वाटर जो इनसाइड फील रहेगा, वो क्या करेगा यहाँ पे, वो क्या करेगा यहाँ पे हीट का ट्रांसफर करेगा। कैसे हीट का ट्रांसफर करेगा, मैंने तो आउटसाइड से इंसुलेट करके रखा है। तो जस्ट वही ट्रांसफर कितने टाइम में हो रहा है, टाइम को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे थ्रू द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या किया हुआ है, थर्मामीटर लगाया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या किया हुआ है, स्टीरर लगाया हुआ है। स्टीरर क्या होता है, जस्ट मिक्सिंग के लिए। ओके, मिक्सिंग के लिए यहाँ पे स्टीरर लगाया हुआ है। अब क्या होगा, देखो स्टीरर से हम लोग मिक्स करते आएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, चेंज और डाउनफॉल होते रहेगा, है ना। डाउनफॉल या फिर अप इंक्रीज होते रहेगा, डिक्रीज होते रहेगा, कुछ तो यहाँ पे होते रहेगा। देखो, और ऊपर से मैंने क्या किया, इंसुलेटिंग लीड लगाया ताकि हीट का ट्रांसफर ऊपर से भी ना हो पाए। ओके, सिर्फ इतना ही सरफेस है जिसमें थर्मोमीटर और स्टीरर चले जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लो स्टार्टिंग का मैंने 20 मिनट से स्टार्ट किया। 20 मिनट में फॉर एग्जांपल मैंने टाइम लिया है स्टार्टिंग है 20 मिनट। उस टाइम पर टेम्परेचर मैंने देखा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। 30 इतना ज़्यादा रहेगा, इतना कम रहेगा, नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। 120 डिग्री ज़्यादा हो गया यार कुछ, तो यहाँ पे हम ले लेते ताकि ना बाद में आप लोग बोलोगे सर इतना तो होता नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे टाइम समझ लो 1 मिनट में, स्टार्टिंग का 1 मिनट टाइम मैंने लिया 1 मिनट, और टेम्परेचर जो मैंने लिया समझ लो 89 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सेकंड मैंने थोड़ा टाइम बाद वापस देखा, तो जब मेरा 5 मिनट हो गया तो टेम्परेचर कितना आ गया, 85 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकंड मैंने 10 मिनट्स बाद देखा, फिर मेरे को मालूम पड़ा कि जो टेम्परेचर अब मेरा कितना हो गया, 75 हो गया। इस टाइप से टेम्परेचर टाइम मैंने पूरा काउंट कर दिया, और जब जैसे ही मैंने टेम्परेचर टाइम काउंट किया यहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में, तो मुझे क्या मालूम पड़ा कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर और टाइम काउंट किया ना, तो मुझे कुछ इस टाइप से वहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो, जो वर्टिकल एक्सिस है ना, जो वर्टिकल एक्सिस आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है टाइम। दोनों का जो पॉइंट्स मैंने पीछे बताया, तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लाया और उसको मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग किया। देखो, जब प्लॉट किया तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिला, सेकंड पॉइंट यहाँ मिला, थर्ड पॉइंट यहाँ मिला, इस तरह से मेरे को पॉइंट मिला और मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो कर्व है ना, कर्व वो इस टाइप से जब कर्व मूव करेगा इस टाइप से, देखो प्रॉपर यहाँ पे ना वैल्यू नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग हुआ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोगों ने देखा किस टाइप से यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया था, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट की। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफर वाला पार्ट खत्म हो गया, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 2 पार्ट की मैंने बात किया था। हीट ट्रांसफर खत्म फिनिश हो गया। सेकंड हम लोग बात करेंगे सेकंड बात करेंगे एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन के बारे में। बट उसके पहले हम लोग को पढ़ना आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। मुझे मालूम है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। सबसे पहले यहाँ पे लॉ स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ इज नथिंग बट द, देखो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये फर्स्ट है चार्ल्स लॉ। सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ का नाम है प्रेशर लॉ, और इट इज ऑल्सो नोन एज गे-लुजेक्स लॉ। ओके, तो ये क्या बोलता है, द प्रेशर ऑफ फिक्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इस सेकंड कौन बोला, प्रेशर लॉ, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ गे-लुजेक्स लॉ। थर्ड लॉ की बात करेंगे तो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। देखो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल टू C इंटू टी हो जाएगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया, V इक्वल टू C इंटू टी हो गया। तो V अपॉन टी इक्वल टू C भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए।
सेकंड जो इक्वेशन है मेरे पास, सेकंड जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने क्या किया हुआ है, ये देखो प्रीवियस वाला जो प्रेशर वाला इक्वेशन मिला, प्रेशर लॉ वाला है ना, वो इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया और ये तो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्या बना, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिला, इसको सी को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने इसके पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर भी यहाँ पे है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को यहाँ पे लिखा। तीनों भी जो फॉर्मूले थे ना, तीनों भी सबको मैंने यहाँ पे लाया और यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो ये फॉर्म मिलेगा। तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू सी मिल रहा है ना, पी वी अपॉन टी इक्वल टू सी मिल रहा है। आप देखो ध्यान से, पी वी इक्वल टू सी इंटू टी मिल गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, तो आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई कर सकता ना, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद देखो ये 1 2 3 दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3, ये सब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मिलेगा पी वी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। ओके, अब हम बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन की। देखो स्क्रीन पे थोड़ा सा ना ये वर्ड्स प्रॉब्लम दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी आप लोग, मैं रीड करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। थर्मल एक्सपांशन की बात करेंगे, अगर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थर्मली एक्सपांड कर रहा है अपने आप को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एज अ थर्मल एक्सपांशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन होते हैं। फर्स्ट का नाम है लीनियर एक्सपांशन, जो स्टार्टिंग बोला था, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। तो लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, जो लेंथ वाइज चेंज होता है, यस, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, द एक्सपांशन इन लेंथ ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा। अगर लेंथ वाइज अगर टेम्परेचर चेंज होगा, तो उस टाइप के एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपांशन। देखो ध्यान से, देखो अगर ये लेंथ वाइज क्या हो रहा है, देखो जैसे मैंने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, तो इसका लेंथ क्या हो गया, देखो पहले इतना लेंथ था, अब ये लेंथ इंक्रीज हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा, किस में चेंज आया, लेंथ में चेंज आया। और किस में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया। लेंथ में चेंज किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेंथ का चेंज होगा, क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। मतलब डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। बट यहाँ पे L1 यूज़ किया। L1 क्या है, यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि किसके साथ में कंपेयर करना चाह रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल लेंथ के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जस्ट मैंने यहाँ पे लिख के दिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, डेल्टा एल अपॉन L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कई लोगों को लग रहा है सर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर से लिखा आपने, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में इक्वल टू लिखा है। और यहाँ पे जो अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा साइन है। अल्फा देखो, अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देखो डेल्टा टी को यहाँ पे ले जाकर डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। देखो ये एल है ना, ये एल है, करेक्शन किया है, डेल्टा एल अपॉन L1 इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या मिला, डेल्टा एल अपॉन L1 इंटू डेल्टा टी, where डेल्टा एल स्टैंड्स फॉर चेंज इन लेंथ, L1 स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ, डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर। देखो उसी को मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। जो डेल्टा एल को हम लोग लिखते हैं ना, L2 माइनस L1, वही तो लिखा हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। देखो यहाँ पे नेमिंग भी किया सभी का। L2 क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं किसका, अल्फा की, तो डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो फॉर्मूले की तरह यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म किया हुआ है। सेकंड की बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, द इंक्रीज इन ए सरफेस एरिया ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एज एरियल एक्सपांशन। ओके, देखो यहाँ पे एक और वर्ड है, सुपरफिशियल एक्सपांशन। ये कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में पूछता है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लेना है। ओके, उसका देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो पहले एरिया क्या था, L1 इंटू B1, सेकंड एरिया चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, हीटिंग के थ्रू, तो L2 इंटू B2 हो गया, मतलब चेंज इन एरिया आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे एरिया का चेंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज किया ना, क्यों चेंज आया, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज किया। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे डेल्टा टी इंक्रीज होगा, तो चेंज इन एरिया भी आएगा। किसको कंपेयर करेंगे, A1 के साथ में। किससे कंपेयर करेंगे, A1 के साथ में। ओके, जैसे मैंने A1 के साथ में कंपेयर किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसका साइन रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या गया, इक्वल टू आ गया। यहाँ पे क्या गया, इक्वल टू आ गया। ये यहाँ पे अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन में समझ लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ पे मैंने सेकंड कांस्टेंट यूज़ किया, बीटा क्या रहता है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। देखो बीटा का यहाँ पे उसी को डेल्टा टी को यहाँ पे डिवाइड किया, और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो बीटा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। देखो उसी फॉर्मूले को, डेल्टा ए को A2 माइनस A1 लिखा, डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिखा, और बीटा का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। बीटा का डेफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू द प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल लेंथ आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया, ओरिजिनल एरिया आएगा, और ये है ना, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन है। वॉल्यूम एक्सपेंशन की अगर बात करेंगे, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम
ड्यू टू हीटिंग, द इंक्रीज वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो वॉल्यूम का चेंज होगा, अभी पहले तो लेंथ वाइज चेंज हुआ, फिर एरिया वाइज, अब वॉल्यूम वाइज। वॉल्यूम वाइज मतलब लेंथ भी चेंज करेगा, ब्रेथ भी चेंज करेगा, हाइट भी चेंज करेगा, है ना। देखो L1 L2 बन गया, B1 B2 बन गया और H1 H2 बन गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम में चेंज ला दिया भाई उसने, है ना। कैसे चेंज लाया? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। वॉल्यूम चेंज किया, बट वॉल्यूम कंपेयर किसके साथ करेंगे? इनिशियल वॉल्यूम के साथ में। तो इनिशियल चेंज इन वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल टू साइन आया। यहाँ पे नेक्स्ट जो कांस्टेंट आया उसको बोलेंगे गैमा। गैमा रिप्रेजेंट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैंने फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग। डेफिनेशन भी यहाँ पे सेम टाइप का डेफिनेशन यहाँ पे रीड भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब रिलेशन बात करेंगे। रिलेशन किसका? रिलेशन बीटा एंड अल्फा का। बीटा एंड अल्फा का, वेयर बीटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, अल्फा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का फॉर्मूला लिखा कुछ इस टाइप से। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ये जो पार्ट है ना डिनोमिनेटर, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा के साथ में। तो ये फॉर्मूला अल्फा इंटू L1 T2 माइनस T1 इक्वल टू L2 माइनस L1। उसके बाद क्या किया है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड से, तो फिर अल्फा L1 इंटू डेल्टा T L2 माइनस L1 मिला, है ना। सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा L2 के फॉर्म में, मैंने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। जैसे मैंने L2 के फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, इसी को यहीं पे स्टॉप कर दिया और उसको मुझे, और उसके बाद मैंने बीटा के टर्म में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे क्या मालूम पड़ा कि जो A1 है ना, A1 एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे अगर L1 L2 सेम है तो L स्क्वायर लिखेंगे ना, तो A1 इक्वल टू L2 1 स्क्वायर और A2 इक्वल टू L2 स्क्वायर, है ना। और L2 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है ना, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे मैंने A2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे ये कुछ इस टाइप से देखो, इस टाइप से मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा L1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T द होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट क्या है कि जब भी हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे, जब भी जो पावर है 1 से अबव जाएगा, मतलब 2 3 के आगे जाएगा, तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो बहुत ही लेस मिलता है, नेग्लिजिबल मिलता है। तो इस टाइप के पावर को हम लोग क्या करेंगे? अवॉइड, और इसका वैल्यू 0 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको जो मिल रहा है वो A2 का सेम एज इट इज यहाँ पे मिलेगा। ओके, बीटा का मैंने फिर से देखो, बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया। बीटा का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई किया, उसको भी सिंप्लीफाई करके A2 के टर्म में ला दिए। A2 के टर्म में लाया तो ये वैल्यू मिला, है ना। A2 ऑलरेडी इसके पहले मैंने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, जिसमें वैल्यू 0 मिल गया था। दोनों A2 यहाँ पे क्या किया? इक्वलाइज। जैसे इक्वलाइज कर दिया, जैसे यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया, जो कैंसिल होना था वो सब कैंसिल हो गया। लास्ट में बचेगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, है ना। ये 1 1 कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो ये मिलेगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, सेम एज इट इज रिलेशन बिटवीन यहाँ पे अल्फा एंड गैमा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अल्फा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, सब L2 तक मैंने सेम एज इट इज प्रीवियस और टाइप में किया। ओके, जैसे हम लोग प्रीवियस वॉल्यूम क्या कर रहे थे? एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम एट V1, वॉल्यूम एट V2। तो यहाँ पे वो फाइंड आउट किया वॉल्यूम को। देखो यहाँ पे जो L2 मिला था वही सेम एज इट इज, यहाँ पे L2 को मैंने यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे क्यूब के फॉर्म में पुट किया तो A प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो फॉर्मूला यूज़ करते अगेन, जो पावर 2 3 जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या मिलेगा? 0। तो ये मुझे V2 का फॉर्मूला मिला, है ना। V2 का फॉर्मूला मिलने के बाद इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और गैमा के टर्म में यहाँ पे काम करेंगे। गैमा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो देखो गैमा का यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला का, और यहाँ से V2 फाइंड आउट किया। V2 फाइंड आउट करने के बाद क्या कर दिया? दोनों का V2 यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया, जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया। लास्ट में मिला गैमा इक्वल टू 3 अल्फा, गैमा इक्वल टू 3 अल्फा। और तीनों का रिलेशन की बात करोगे, तीनों का रिलेशन यहाँ पे हमको मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे खत्म हो गया हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन। अब इसी के बाद ना कुछ स्पेसिफिक हिट्स की बात करेंगे, थोड़ा सी पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे स्टडी देखो, ध्यान से देखेंगे आप लोग वीडियो। स्पेसिफिक कैपेसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, तो इसका डेफिनेशन लिखा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास अब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ओके, समझ लेते हैं इसको। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक यूटेंसिल लिया, उसके ऊपर वाटर रखा, वाटर उसके अंदर डाला और उसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, है ना। यूटेंसिल लिया, हीटिंग करना स्टार्ट किया, नीचे से हीटिंग करना स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना सब जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, जितने भी वाटर है, सब एक साथ में हीट कर जाएंगे, नहीं। फर्स्ट मॉलिक्यूल हीट करेगा और सेकंड को पास करेगा, ऐसे करके मूव करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल को ना हीट करने का, जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हीट करने का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है, उसी कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे, नहीं समझा तो रिपीट कर लो वीडियो। तो यहाँ पे देखो क्या उसका मीनिंग क्या है। अगर देखो मैंने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने वाटर रखा, समझ लो अब मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी वाटर को, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? नहीं, इसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। इसका मीनिंग क्या है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास को और डेल्टा टी को। तो इसका मीनिंग क्या है कि Q जो है ना, Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और टाइम को।
ओके, मास और टेम्परेचर को, सॉरी टेम्परेचर देखो यहाँ पे ना टी नहीं है, सिर्फ क्यू है, यहाँ पे क्यू है। ओके, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इनटू डेल्टा टी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा, इक्वल टू आएगा और यहाँ पे एस लिखा है। ओके, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी, एस का फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर लिया एस के टर्म्स में, राइट है कि नहीं। ओके, तो ऐसे देखो इसका नाम भी यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसको बोलते हैं। अगर देखो यही जो ही स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे निकालता हूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यही अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में निकाला तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करता हूँ तो देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एट अ कांस्टेंट प्रेशर इनिशियल में लिखना है, उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as a specific capacity at constant pressure. सेम एज इट इज वॉल्यूम के लिए भी सब कुछ सेम लिखना है, इनिशियल में क्या लिखना है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर गैसेस। अभी हम लोग ने जो उसके पहले बात किया किसके लिए था, लिक्विड, ठीक है। एक इसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ा हम लोग गैसेस के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक नाम बोलते हैं इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी। ओके, जिसका डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज फॉर द रेज और फॉल द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ ग्राम थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर। ओके, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एक जो देखो इसी सभी पार्ट को हम लोग अगर गैस के टर्म में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार। ओके, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ, देखो वही फिर से डेफिनेशन है ना, वही फिर से यहाँ पर डेफिनेशन पर दिख रहा होगा। इसी का डेफिनेशन कॉल लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज अ मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो ये डेफिनेशन, ये मेरा लिखा हुआ डेफिनेशन और जो ऊपर वाला डेफिनेशन था आप लोगों को टेक्स्ट बुक का था। ओके, देखो सेम एज इट इज, जैसे हम लोग ने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक की बात किया और डेफिनेशन लिखा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी लिखना है। सिर्फ शुरू में लिखना आप लोगों को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी का डेफिनेशन सेम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। सेम एज इट इज कांस्टेंट प्रेशर पे भी यहाँ पे स्टडी कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक स्टडी करते हैं हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन क्या होता है, देखो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डेल्टा टी के, है ना, और किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, और किसके प्रोपोर्शनल एम और एस के रहेगा। बट जब भी हम लोग हीट इक्वेशन तो यही हो गया ना, हीट इक्वेशन तो वही हो गया जो हम लोग ने पढ़ा है अभी। बट अगर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो थर्मल एनर्जी रहता है ना, वो वहाँ पे वर्क नहीं करता है, सिर्फ क्यू इक्वल टू एम एस बचेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है, इट इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज। कितना हीट एक्सचेंज किया उसको मेजरमेंट करने के लिए ये कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैलोरीमेटर इज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑफ सब्सटेंस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी का यूज़ करके इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसका देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉट बॉडी है उसके साथ में एक कोल्ड बॉडी आ गया, दोनों को कंबाइन कर दे। कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, जो हॉट रहेगा अपना हीट क्या करेगा, लूज करेगा, जो कम टेम्परेचर रहेगा, है ना, या फिर जो कोल्ड रहेगा वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। इसका मीनिंग क्या कि दोनों भी एक सर्टेन टाइम पे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, तो Q1 इक्वल टू क्या आएगा, Q2, है ना, Q1 इक्वल टू Q2, तो उसका फॉर्मूला आगे तो सेम रहेगा ना, MS डेल्टा T1 MS2 डेल्टा T2। ओके, बाकी का सब कुछ सेम फॉर्मूला। आई होप आप लोग ने पूरा समझ लिया रहेगा किस टाइप से यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का यहाँ पे मैंने बात किया, पूरा चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करा है, जिसको मैं बोल सकता हूँ वन शॉट वीडियो है ये। आप लोग अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल तो रहेगा ही, ठीक है। आप लोग प्रॉपर वे में इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे। चैनल को अगर आप लोग न्यू फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लोग इसी टाइप से बहुत ही अच्छे वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब चलो फिर वीडियो एंड करते हैं। और एक और चीज़ आप लोग ना बेल आइकन प्रेस जरूर करना, उससे आप लोग को न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर वीडियो को एंड करता हूँ मैं। बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।